नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीजीटी, बिहार टीजीटी-पीजीटी, झारखंड टीजीटी-पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में करवाए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक अनेक प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, अर्थात कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स में खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर मेरे पास इकोनॉमिक्स की नोट्स नहीं है, या बहुत सारे बच्चों के पास इकोनॉमिक्स की नोट्स भी होती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में एक क्रम से आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप टेस्ट देंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, गलत क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपने गलतियों को सुधार के अगला टेस्ट देंगे तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से और मेहनत से इस सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें अगर जो एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपकी जो एडमिशन की फीस होने वाली है वो केवल और केवल 2000 रुपये होने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस आपकी केवल और केवल 2000 रुपये है। अगर जो आप एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस बैच में भी इनरोल कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या इन केस अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, अलग अलग राज्यों में जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लास आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के हमारे साथ बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ आपको कि एप्लीकेशन पे अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास क्लास आपको थियरी की दी जाती है, और यूट्यूब पे आप रोज प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है। तो बस इत्मीनान से वहाँ पे सारी क्लासेस को आप देखते रहिए, 1.5-2 घंटे वहाँ पे देखते रहिए क्लासेस को, और 1.5-2 घंटे आप यहाँ पे बने रहिए। अगर जो 4 घंटे भी आप दे रहे हैं और जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं ठीक तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित होता है। तो देखिए, एक बात तो आपको समझना चाहिए कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं।
परिवर्तनशील होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। अरे भाई, तो किसी वस्तु को जब आप उत्पादित करते हैं तो उत्पादन में कौन कौन सी चीजें लगती है? तो आप कहेंगे सर जी श्रम लगता है, ठीक है, पूंजी लगता है, भूमि लगता है, ठीक है, तकनीकी लगता है। यही तो उत्पादन के साधन होते हैं। तो दीर्घकाल में एक फर्म के पास इतना ज्यादा समय होता है कि वो अपने उत्पादन के साधनों को धीरे धीरे करके परिवर्तित कर देता है। और पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत यही देखने को मिलता है कि जब हम पैमाने के प्रतिफल नियम को पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक जो फर्म है वो अपने उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि फर्म के पास दीर्घकाल का समय है। मतलब पार्ले जी कंपनी अगर जो मान लीजिए विद्यमान है तो पार्ले जी धीरे धीरे चाहे तो अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अगर जो कोई ये सोचे कि पार्ले जी एक दिन के अंदर अंदर अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन कर दे तो एक दिन में दो दिन में पार्ले जी नहीं कर पाएगा। लेकिन पार्ले जी को अगर जो 5 साल 10 साल 20 साल का समय दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके अपने आप को और बेहतर वो कर लेगा। तो दीर्घकाल के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और ऐसा ही पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि कल्याण अर्थशास्त्र में निजी शुद्ध उत्पाद एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद की बात कौन करता है? ठीक है, अब देखिए अगर जो आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे कल्याणकारी अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं, और जब कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। जिसमें हम लोग सबसे पहले वहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे पीगू को पढ़ते हैं, फिर मार्शल को पढ़ते हैं, फिर उसमें हम लोग पेरेटो को पढ़ते हैं, पेरेटो के बाद सिटोस्की को पढ़ते हैं, फिर एजवर्थ को पढ़ते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को वहां पे पढ़ते हैं। चलिए तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी निजी शुद्ध उत्पाद एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद की देखिए ध्यान से समझिएगा कि कल्याण अर्थशास्त्र में निजी शुद्ध उत्पाद एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद की बात कौन करता है? तो ये पीगू साहब करते हैं। अब इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भैया थोड़ा आप लोग थियरी पढ़ा करिए, क्योंकि अगर जो आपको थियरी नहीं पता है ना तो आप इस प्रश्न को कर नहीं पाएंगे, निश्चित तौर पे आप नहीं कर पाएंगे। अब कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक क्रम है, उस क्रम में आपको पता होनी चाहिए कि हाँ सर पहले पीगू है, फिर मार्शल है, फिर पेरेटो आते हैं, फिर हिक्स सिटोस्की आते हैं, फिर एलन आते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्र। उनके क्रम को अगर जो आप पता है, आपके दिमाग में है, तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के प्रश्न आप नहीं गलत कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो कल्याण अर्थशास्त्र में निजी शुद्ध उत्पाद एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद की बात कौन करता है? तो वो करते हैं आपके पीगू साहब। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। ये तो अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। सैमुअल्सन साहब से ये प्रश्न बन रहा है। चलिए भाई बताइए, थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। डी क्यों बोल रहे हैं भाई? ये कब की बात है? ये कब की बात है? 1938 की बात है, 1938 की बात है। और सैमुअल्सन साहब ने प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था। और प्रकट अधिमान सिद्धांत में सैमुअल्सन साहब ने ये कहा था कि देखिए बाजार में असंख्य वस्तुएं हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप बाजार में जाएंगे तो आप देखेंगे इतनी सारी वस्तुएं हैं कि उन सभी वस्तुओं को कोई एक व्यक्ति खरीद ले, ऐसा संभव नहीं। लेकिन एक एज अ उपभोक्ता जब आप बाजार में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं आपके लिए ज्यादा उपयोगी और ज्यादा जरूरी है। जब आप मार्केट जाते हैं
तो अनेकों वस्तुएं होती है, असंख्य वस्तुएं होती है, लेकिन उन अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चयन आप अपनी उपयोगिता के आधार पे करते हैं। यही बात सैमुअल्सन साहब ने अपने प्रकट अधिमान सिद्धांत में कहा था कि बाजार में अनेकों वस्तुएं होती हैं, लेकिन उपभोक्ता अपने उपयोगिता के आधार पर उसमें से कुछ का चयन करता है, अर्थात बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन पर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी बराबर होता है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में निश्चित तौर पे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी किसके बराबर होता है? बहुत बार बताया हूं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है। शुद्ध, इसीलिए मैं बोलता हूं कॉपी पेन पास में रखिए और जैसे जैसे कुछ चीजें मैं लिखवाता हूं उसको लिख लिया करिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अगर जो आपको फार्मूला नहीं है, तो नहीं पता है, तो कैसे आप कर पाएंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसमें से माइनस क्या होना चाहिए? मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को घटाते हैं कि जोड़ते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को क्या करते हैं? घटाते हैं ना। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसमें से हम क्या कर देते हैं? मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो इस प्रश्न में अगर जो हम लोग बात करें कि कोई भी ऑप्शन सही है, तो कोई भी ऑप्शन इस प्रश्न में सही दिख नहीं रहा है, तो ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में प्लस की जगह पे आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, इसमें माइनस होना चाहिए, है ना। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसमें से मूल्यह्रास को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, माइनस होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन का एरर है, बट ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला, कौन विनियोग प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता? आप देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अब इकोनॉमिक्स के दो टर्म आपको जानने बहुत जरूरी है कि एक विनियोग क्या होता है और एक निवेश क्या होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि विनियोग का मतलब क्या होता है और निवेश का मतलब क्या होता है, ये दोनों में अंतर है। विनियोग और निवेश दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो विनियोग तब कहा जाएगा जब अर्थव्यवस्था में अच्छी सड़क बनेगी, ठीक है। सड़क पे पैसा सरकार अगर जो लगा रही है, ठीक है। विनियोग का मतलब क्या होगा? आसान भाषा में मैं बताऊं तो विनियोग का मतलब ये होगा कि सरकार अगर जो अच्छा पुल बना दे रही है, ठीक है, सरकार अगर जो अच्छी सड़क बना दे रही है, सरकार अगर जो अच्छी बिजली की व्यवस्था आपको दे रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपके पास अच्छी बिजली होगी, अच्छा सड़क होगा, आपके गांव से शहर की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, बिजली आपके पास होगा, आप शिक्षित रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर अब आप शहरों में जाकर के बेच सकते हैं। लेकिन जो निवेश होता है वो ये होता है कि एक जो उत्पादक होता है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो पैसा लगाता है उसे निवेश कहा जाता है। तो विनियोग और निवेश में अंतर होता है। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि कौन विनियोग प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है। इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो विनियोग प्रेरणा को प्रभावित नहीं करेगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। आय का स्तर जो है वो विनियोग की प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है। तो करता क्या क्या है? तो मूल्य स्तर को ये प्रभावित करता है, तरलता जाल को ये प्रभावित करता है। अब तरलता जाल में बहुत सारे लोग फंस गए, क्यों? डी क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, जब विनियोग बढ़ेगा तो इसका ब्याज पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब विनियोग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी। जब लोगों के आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो ऋण लेना कम कर देंगे, अर्थात ब्याज का स्तर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा।
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, गुरनार मेडल का नवजात अर्थव्यवस्था का तर्क हिस्सा है। खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिए भाई, गुरनार मेडल साहब आ गए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, और बस आप ईमानदारी से हमारे साथ एप्लीकेशन और यूट्यूब पे ये सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बशर्ते मेहनत करिए, ये नहीं कि 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पढ़ लिए। कम से कम 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे जरूर पढ़ा करिए। आप पेपर दे के आइएगा, मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी। बशर्ते लगातार, निरंतर, बहुत दिनों तक मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्या उत्तर आ रहा है कि गुरनार मेडल का नवजात अर्थव्यवस्था का तर्क हिस्सा है। चलिए भाई, गुरनार मेडल ने क्या बोला था? ठीक है। अब गुरनार मेडल का एक खूबसूरत सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है उनका? स्टेटमेंट ये है कि हाँ, पहले आप करिए। ठीक है। उनका स्टेटमेंट ये है कि विकासशील, इस बात को ध्यान रखिएगा, विकासशील व विकसित देशों के मध्य व्यापार आय असमानता को जन्म देती है। आय असमानता को जन्म देती है। अर्थात जब विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करते हैं, ठीक है, जब विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करते हैं तो इससे विकसित देश को लाभ होता है। और जब विकसित देश को लाभ होता है तो विकसित देश के लोगों की इनकम जो है वो तेजी से ऊपर जाती है। लेकिन वही जो विकासशील देश है उसको इससे क्या होता है? नुकसान होता है, क्योंकि विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस विकासशील देश के पास जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन होंगे इसी का वो निर्यात करेगा। और आपको पता ही है कि जो कच्चे माल होते हैं उसका मूल्य जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर जो आपको आटा बेचना है तो आटे की कीमत पर केजी के रुपए है, लेकिन वही आपको अगर जो ब्रेड बेचना है तो ब्रेड की कीमत आटे की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यही बात कहते हैं गुरनार मेडल साहब की, जब विकासशील देश विकसित देशों के मध्य व्यापार करते हैं तो इससे आय विषमता बढ़ती है और विकसित देश और विकसित होता चला जाता है और विकासशील देश और पिछड़ता हुआ चला जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संरक्षणवादी विदेशी व्यापार नीति, अर्थात विदेशी व्यापार नीति, संरक्षणवादी विदेशी व्यापार नीति, इसका मतलब कि हम अपने उद्योगों को क्या करेंगे? संरक्षण देंगे ताकि अपने उद्योग भी विकसित हो सके। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है। जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है। आपको याद आना चाहिए द थियरी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमी। ये पुस्तक किसकी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये पुस्तक किसकी है? द थियरी ऑफ, ठीक है, डायनेमिक इकोनॉमी, ठीक है, सॉरी, द थियरी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। ये पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसका है? द थियरी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक किसका है भाई? बताइए सभी लोग कमेंट करके। ठीक है, ये किसका है? हैरड साहब का है। किसका है? हैरड साहब का है। और हैरड साहब ने इसी में चाकूधार संतुलन की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी? चाकूधार संतुलन की। चाकूधार संतुलन, ठीक है। चाकूधार संतुलन क्या था भाई? GA इज इक्वल टू GN इज इक्वल टू GW, यही तो था ना? यहीं पे तो संतुलन की स्थिति होती है। तो चलिए अब कमेंट करके बताइए
ठीक है, तो अगर जो आप हैरेड डोमर मॉडल नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो एक लाइन में ध्यान रखिएगा कि हैरेड साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द थियरी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स, और उसी पुस्तक में उन्होंने चाकूधार की बात किया था, और उसी में उन्होंने क्या बताया था कि संतुलन की अवस्था तब होगी जहां GA इज इक्वल टू GN इज इक्वल टू ZW होगा, संतुलन की अवस्था। और अगर जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो समृद्धि की प्राकृतिक दर है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है समृद्धि की प्राकृतिक दर को। सो ऑप्शन नंबर ए। अब आपको एक एक करके जानना पड़ेगा कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक दर क्या है। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें एक दो लाइन में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं की जा सकती हैं, और अगर जो मैं डिस्क्राइब करने लगूं तो एक ही क्वेश्चन पे इतना समय बीत जाएगा कि आप पूरा इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जरूर एप्लीकेशन पे थियरी को ठीक से पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार हैरड का है? हैरड का विचार इसमें से कौन सा है भाई, बताइए। ठीक है, तो अब फिर वही बात होगी कि हैरड साहब ने समृद्धि की 3 दरों की बात की थी। हैरड साहब ने क्या कहा था? हैरड ने क्या किया था? हैरड ने समृद्धि की 3 दरों की बात की थी। 3 दरों की बात की थी। वो 3 दर कौन कौन से थे सर? कोई बताएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से थे। वास्तविक समृद्धि दर, वास्तविक समृद्धि दर को किससे डिनोट किया उन्होंने? किससे डिनोट किया? GA से डिनोट किया वास्तविक समृद्धि दर को। उसके बाद इन्होंने क्या बताया था? वांछित समृद्धि दर, वांछित समृद्धि दर जिसको किससे डिनोट किया था इन्होंने? GW से डिनोट किया था। उसके बाद तीसरा जो उन्होंने बताया था वो कौन सा बताया था? प्राकृतिक समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर जिसको किससे डिनोट किया था उन्होंने? GN से डिनोट किया था। और क्या कहा था? कहा था कि संतुलन की जो अवस्था होगी, संतुलन की अर्थव्यवस्था में जो संतुलन की अवस्था होगी वो क्या होगी? संतुलन की अवस्था को उन्होंने बताया था कि जहाँ पे GA बराबर होगा GW के और GW बराबर होगा GN के, यहीं पे अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई। अब तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी विकास की वांछित दर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विकास की इच्छित दर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। वही तो मैं बता रहा था आपको कि हैरड साहब ने समृद्धि की 3 दरों को बताया। पहला वास्तविक समृद्धि दर जिसे GA से डिनोट किया, दूसरा वांछित समृद्धि दर जिसे GW से डिनोट किया, और तीसरा प्राकृतिक समृद्धि दर जिसे GN से डिनोट किया। और फिर कहा कि संतुलन वहीं पे आएगी जहां पे GA बराबर होगा GW के और GW बराबर होगा GN के। अब इसके लिए एक एक करके आपको समझना होगा कि वास्तविक समृद्धि दर क्या होता है, वांछित समृद्धि दर क्या होता है, प्राकृतिक समृद्धि दर क्या होगा, तभी आपको बहुत मजा आएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा, और ये सारी चीजें मेरे द्वारा आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच है, अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए अर्थात थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्रश्न तो पेपर में तो बहुत आसान थे, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो इसीलिए गलत हो जाता है कि आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं जाते। आप 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में
एक बार अपने आप को उस माहौल में डालते हैं। आप टेस्ट दीजिए, सप्ताह में एटलीस्ट एक टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर इस प्रश्न का? अच्छा, 0 क्या इंडिकेट करता है और 1 क्या इंडिकेट करता है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न में, जो लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन आय वितरण को मापने में प्रयुक्त होता है? तो आय वितरण को मापने में दो विधियों का प्रयोग होता है, एक गिनी गुणांक और दूसरा लारेंज वक्र। तो आय विषमता को मापने की दो विधियां हैं, एक गिनी गुणांक है और दूसरा है लारेंज वक्र। गिनी गुणांक का मान क्या होता है, ये बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। गिनी गुणांक का जो मान होता है, गुणांक का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है? वो जीरो से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है। और जब जीरो की बात किया जाए तो जीरो आय में पूर्ण समानता की, जीरो अगर जो होगा तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में आय में पूर्ण समानता है, आय में पूर्ण समानता है। और अगर जो गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका मतलब कि आय में पूर्ण विषमता है, आय में पूर्ण विषमता है, विषमता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन आय वितरण को मापने में प्रयुक्त होता है? तो आय विषमता को मापने की दो विधियां होती हैं, एक गिनी गुणांक और दूसरा लारेंज वक्र। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 इंडिकेट करता है कि अर्थव्यवस्था में आय में पूर्ण रूप से समानता है। ठीक है, मतलब लोगों के आय में बहुत ज्यादा विभिन्नता नहीं है, गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अगर जो गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में आय में पूर्ण रूप से विषमता है। यहाँ पे गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार। राजीव पाल जी, तस्नीम खान जी, नरेंद्र कुमार जी, विकास यादव जी, प्रतिमा जी, रश्मि तिवारी जी, नौसाद अली जी, अतुल यादव जी, राजेश कुमार सिंह जी, ठीक है, नरेंद्र कुमार जी, रंजीत कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अब देखिए, इजी सी बात है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे? आर्थिक समृद्धि। अब अमूमन तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जी समृद्धि तो विकसित देशों में देखने को मिलता है और वहां पे समृद्धि का मुख्य रूप से जो सूचक होता है वो उस देश की टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है। लेकिन अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहीं दिया ही नहीं है, तो जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर आप कहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो दूसरी तरफ जाएंगे तो कहां पे जाएंगे बताइए? किसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे? कुछ डी कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचारियों को दूर कर देना। देश से भ्रष्टाचारी दूर हो जाएंगे तो समृद्धि आ जाएगी। अरे यार क्या मैं बताऊं, देखिए वो आर्थिक विकास हो चाहे आर्थिक समृद्धि हो, दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा? देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी ही होगी भाई, राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। तो जब कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो वहां की राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में। और आर्थिक विकास के संदर्भ में, आर्थिक विकास में क्या होता है? तो देखिए ध्यान समझ लीजिए, आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलती है, ये विकासशील देशों में नहीं देखने को मिलती है।
तो आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ उस देश की टेक्नोलॉजी में बेहतरी हो रही है। लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देशों में देखने को मिलता है, और विकासशील देशों में भी राष्ट्रीय आय में सतत परिवर्तन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन बेहतर होता है, और मानव कल्याण में बेहतरी होती है। ये आर्थिक विकास में होता है। आर्थिक समृद्धि में आधारभूत संरचना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि जो देश विकसित होते हैं वो अपनी आधारभूत संरचना को ऑलरेडी विकसित कर चुके होते हैं। तो अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर भी आपको समझना होगा। तो देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। एक देश के प्रति व्यक्ति आय में 5% की वृद्धि, जब प्रति व्यक्ति आय में 5% की वृद्धि आएगी तो आप नहीं कहेंगे कि देश समृद्धि की तरफ जा रहा है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कुछ सी बोल रहे हैं, चलिए देखिए सी बोल रहे हैं, तो उच्च तकनीकी वाली वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करना। ठीक है, तो सी भी तो उत्तर इसका सही है भाई। उच्च तकनीकी वाली वस्तुओं का वस्तु की बात कर रहा है। अब देखिए टेक्नोलॉजी में अब वस्तु में अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं, देखिए अगर जो टेक्नोलॉजी की बात करता कि उच्च तकनीकी का निर्यात करते हैं, तब तो इसका मतलब कि वो राष्ट्र क्या है, टेक्नोलॉजी रूप से क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है। लेकिन भैया निर्यात डजेंट मैटर, आप अपने देश में क्या करिए, टेक्नोलॉजी का विकास करिए, निर्यात आयात का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर गलत है ना, सी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर जो कोई राष्ट्र है अपनी खुद की तकनीकी का विकास कर रहा है और अगर जो वो निर्यात नहीं कर रहा है तो वो विकसित नहीं है। अरे भाई बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो अपनी तकनीकी देती ही नहीं है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी कहाँ पे देता है? अमेरिका के पास जो जहाजें, जो लड़ाकू विमान 200 से ज्यादा है, वैसी लड़ाकू विमान भारत के पास 5 ठो है, 10 ठो है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? अगला कि बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? तो रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। किसने दिया था? पुस्तक का नाम बता दो आप। रोजेस्टीन रोडान ने किस पुस्तक में ये बात कही थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। क्या बोला था भाई? ठीक है, रोजेस्टीन रोडान ने यह कहा था कि जब कोई अर्थव्यवस्था, पहले आप करिए। ठीक, सी बोल रहे और कोई? ठीक है, देखिए ये क्या पूछ रहा है आपसे। अब पूरा प्रश्न पढ़िए, आज बहुत लोग गलत कर रहे हैं। पूरा प्रश्न पढ़िए यार, क्या हुआ आज आप लोगों को। देखिए बड़े धक्के का सिद्धांत तो रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। क्या बोला था रोजेस्टीन रोडान ने बड़े धक्के के सिद्धांत में? उन्होंने ये कहा था कि जो एक अल्प विकसित देश होते हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। मतलब उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो निजी निवेश में कमी आ जाती है, और जब निजी निवेश में कमी आती है तो उस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाता है, और वो अर्थव्यवस्था क्या होती है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे विनिवेश करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में मांग को भी बढ़ाया जा सके, पूर्ति को भी बढ़ाया जा सके, और मांग व पूर्ति जब एक बार सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेगा तो देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो बड़े धक्के का सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ऊंचे स्तर के विनियोगों के महत्व पर जोर देता है। किसके अलावा? जिसे छोड़ करके, तो सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी के। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी के बारे में ये बात नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, आर्थिक नियोजन मूल रूप से सामाजिक उद्देश्यों के
अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का मार्ग है। ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रोजेस्टीन रोडान रोडान का मॉडल आपको पता होना चाहिए, आपको नेल्सन का मॉडल पता होना चाहिए, आपको लेवेंस्टीन का मॉडल पता होना चाहिए। लेवेंस्टीन ने कौन सा मॉडल दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सॉरी, लेवेंस्टीन ने कौन सा मॉडल दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताओ। चलिए भाई बताइए। कि आर्थिक नियोजन, एक सेकंड, आर्थिक नियोजन मूल रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का मार्ग है। ये विचार किसका है? ठीक है, तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो आया था वो योजना आयोग के द्वारा आया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अब योजना आयोग नहीं है, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी कभी आपके पेपर में पूछ देता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। योजना आयोग कब भारत में अस्तित्व में आया था, या योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो बहुत आसानी से बता देंगे, उपाध्यक्ष भी बताइएगा। तो देखिए, आर्थिक नियोजन मूल रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का माध्यम है। तो योजना आयोग ने कहा था कि जो आर्थिक नियोजन सरकार बनाती है, इसका उद्देश्य ही यही होता है कि देश को अधिकतम लाभ मिले। देश को क्या मिले? अधिकतम लाभ मिले। और देश को संगठित एवं उपयोग करने का ये मार्ग है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या की गुणात्मक वस्तुओं को अपने सिद्धांत में प्राथमिकता दी? खूबसूरत सा प्रश्न। ठीक है, ठीक है, तो क्या उत्तर आना चाहिए भाई आपका? थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है इस बीच, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी बहुत मजा आएगा। अब हम लोग महामैराथन की भी क्लास लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा सारी चीजें। एप्लीकेशन पे भी अब सारी क्लासेस सुचारू रूप से शुरू हो चुकी हैं। सब कुछ आपको सिस्टमेटिक वे से अब करवाया जाएगा, अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने दिया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने दिया था भाई? ये किसने दिया था? किसने दिया था? मॉरिस डॉब के द्वारा दिया गया था ना। मॉरिस डॉब के द्वारा दिया गया था। क्या बोला था इन्होंने? क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने कहा था ना कि, ठीक है, हाँ ठीक है, इन्होंने 3 सूचकांकों की बात की थी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के लिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने दिया था? मॉरिस डॉब ने दिया था। और 3 प्रकार के सूचकांकों की बात की थी। कौन कौन से सूचकांक थे? कोई बताएगा? साक्षरता दर, उसके बाद दूसरा शिशु मृत्यु दर, मृत्यु दर। और जो तीसरा था वो क्या था? वो था जीवन प्रत्याशा। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मॉरिस डॉब साहब। तो निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के गुणात्मक वस्तुओं को
अपने सिद्धांत में प्राथमिकता दी? तो वो थे मॉरिस डॉब साहब। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने दिया था? मॉरिस डॉब ने दिया था। इसमें इन्होंने 3 प्रकार के सूचकांकों की बात की थी कि जीवन की गुणवत्ता सूचकांक अगर जो आपको निकालना है तो उस देश की साक्षरता दर देखना हमें चाहिए कि वो देश कितना साक्षर है, ठीक है। उसके बाद देखना चाहिए कि शिशु मृत्यु दर कैसा है उस देश में और जीवन प्रत्याशा कैसी है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को विकसित दर निम्नलिखित में से किसका परिणाम नहीं है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए भाई कि 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को विकास दर निम्नलिखित में से किसका परिणाम नहीं है? थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। अब 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक्स में अगर जो हम लोग विकास दर के संदर्भ में बात करें तो 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में कौन आता है, कौन अर्थशास्त्री आता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, तभी आप कर पाएंगे। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे अभी तक नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ए बोल रहे, बी बोल रहे, और कोई भाई? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? तो 9 क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये कहा था कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की जो विकास दर होती है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर विनियोग के आर्थिक हिस्से का परिणाम नहीं होता है, ठीक है। अर्थात जो देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, वो क्या होता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है, ये विनियोग के आर्थिक हिस्से का परिणाम नहीं होता है, अर्थात अर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि पूंजी श्रम अनुपात, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका परिणाम नहीं है, नहीं है। तो ये कहते हैं कि पूंजी का नहीं होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि उत्पादन फलन के कुल साधन उत्पादकता किसके योगदान का मापक है? खूबसूरत सा प्रश्न। सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। ज्योति चौरसिया जी, खुशी राठौर जी, पिंटू कुमार यादव जी, सर्वेश कुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, एसपी गुप्ता जी, सुनीता गुप्ता जी, रश्मि तिवारी जी, रागनी सिंह जी, प्रतिमा जी, नौसाद अली जी, सर्वेश कुमार जी, राजेश कुमार सिंह जी, ज्योति चौरसिया जी, ठीक है। सभी लोग से निवेदन है यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी एप्लीकेशन से अभी कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप कोर्स परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट जो नीचे नंबर आ रहा है इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए। अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बैच में ऐड करा के सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। उत्पादन फलन के कुल साधन उत्पादकता किसके योगदान का मापक है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न। उत्पादन में क्या क्या लगता है? अगर जो आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है, मान लीजिए कि आप पेन बनाने की एक कंपनी खोल रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी? तो आप कहेंगे कि सर जी हमको सबसे पहले तो पूंजी की जरूरत होगी, पेन बनाना है तो पैसा तो लगेगा ही। अब पेन बनाने के लिए श्रमिक भी चाहिए, अर्थात सर हमें श्रम भी लगेगा। उसके बाद सर केवल पूंजी और श्रम से तो उत्पादन हो नहीं जाएगा, हमको टेक्नोलॉजी भी लगानी होगी, अर्थात तकनीक, ठीक है। उत्पादन के साधन क्या हो जाएंगे? पूंजी होगा, श्रम होगा और तकनीकी होगा। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर,
ठीक है। तो और इसमें एक कच्चा माल भी आता है, कच्चा माल भी आता है, कच्चा माल आता है। तो इसमें क्या होगा, पूंजी एवं श्रम एवं माल, ये भी ठीक है, पूंजी श्रम एवं कच्चा माल, ये भी ठीक है। तो इस ऑप्शन में सी और डी दोनों ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो अगर जो सी भी उत्तर सही है और डी भी उत्तर सही है तो आप पहले ऑप्शन नंबर सी को ठीक करिएगा। तो सी ठीक करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। पूंजी श्रम एवं कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल, ये भी ठीक होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों इसमें ठीक है। अगला, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात हो रही है, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पूर्ति कब है? थोड़ा ठीक तरीके से करिएगा इसको, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। क्या पुस्तक था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की? पुस्तक का नाम कोई बताएगा? द थियरी ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, द थियरी ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, ये पुस्तक का नाम है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के। बार बार पूछा जाता है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या है? तो द थियरी ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला था? इसमें इन्होंने कहा था कि श्रम एवं पूंजी उत्पादन के दो महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात उत्पादन में क्या क्या लगता है? किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो एक श्रम लगता है और दूसरा पूंजी लगती है, ठीक है, श्रम और पूंजी को। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? पहली मान्यता में ये बताया। दूसरी मान्यता में बताया कि तकनीकी तटस्थ है, जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तटस्थ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? कहा था कि समस्त आय का विभाजन पूंजीपति और श्रमिक के मध्य होता है। जो कुल आय है अर्थव्यवस्था में, ये कुल आय किसके पास है? या तो पूंजीपति के पास है, पूंजीपति के पास है, या तो श्रमिक के पास है, श्रमिक के पास है, ठीक है। मतलब अर्थव्यवस्था में जो कुल आय है वो या तो पूंजीपति के पास है या तो श्रमिक के पास है और किसी के पास आय नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था कि कीमत स्तर स्थिर होता है। कीमत स्तर, अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की कीमतें होती है उसमें बहुत वृद्धि नहीं होती है। कीमत स्तर क्या होता है? स्थिर होता है। कीमत स्तर को भी उन्होंने स्थिर माना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा? कहा था कि देखिए भैया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द थियरी ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, और इसी में इन्होंने विकास का मॉडल दिया था। विकास का मॉडल उन्होंने किस पुस्तक में दिया था? द थियरी ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। उसमें उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो मुख्य साधन है वो एक श्रम है, दूसरा पूंजी है। टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी तटस्थ है। और जो अर्थव्यवस्था में कुल आय है ना, वो या तो पूंजीपति के पास है या तो श्रमिक के पास है। अर्थव्यवस्था में कुल आय दो वर्गों में विभाजित है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण आय दो वर्गों में वितरित है, एक श्रमिक और दूसरा पूंजीपति। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस प्रकार के सेशन को करेंगे ना तो जिंदगी में कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे, बशर्ते आप मेरे शब्दों को ठीक तरीके से कान खोल करके सुनते रहे और ध्यान से आप देखते रहे कि मैं लिख क्या रहा हूं और मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं। अगर जो एक बार देख लेंगे ना तो अब ये प्रश्न आपको जिंदगी में कभी नहीं गलत होंगे, कभी नहीं गलत होंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, है ना। अगला, कि भारत के लिए मजदूरी वस्तु मॉडल किसने प्रतिपादित किया? एक बहुत बढ़िया शिक्षक है, इकोनॉमिक्स के नहीं है, कोई अन्य सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। एक दिन वो मुझे फोन किए और कहे, सर इतना लंबा लंबा क्लास आप रोज कैसे पढ़ा लेते हैं? तो हम कहे कि यार हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो अगर जो 2 घंटे मैं रोज क्लास लेता हूँ
और जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है तो इतने सारे हमारे स्टूडेंट हैं कि वो 2 घंटे लगातार मुझे कॉल ही करते रह जाते हैं। तो हमारे बच्चे भी क्लास को बड़े इंजॉय करते हैं, है ना। जो हमारे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो मतलब एडिक्टेड है कि क्लास होगी तो चाहे कुछ होगा देखेंगे। और यही खूबसूरती है इस क्लास की, क्योंकि अगर जो जबरदस्ती किसी को पढ़ाना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं होती। आप खुद से आओ, आपको खुद से लगे कि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग इतने दिनों से इतना मेहनत करके आप लोग पढ़ रहे हो, तभी ये सारी क्लासेस संभव भी है। आप सोचिए, इकोनॉमिक्स की लगभग लगभग हम लोग 2-2 घंटे की 800 क्लास के आसपास केवल प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इतना आपको इकोनॉमिक्स की क्लास कहीं नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी क्लासेस दी जाती है, थियरी भी पढ़ाई जाती है, नोट्स भी दिया जाता है, प्रीवियस ईयर भी दिया जाता है, एग्जाम के टाइम में करंट भी लेके आता हूँ। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने लायक हैं, तभी तो क्लास चल रही है ना। तो जरूरी ये है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, आपने देखा होगा कि पहले जो भी परीक्षाएं हुई, लाइव स्टडी इलाहाबाद से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और इस बार आगे भी जो जो भी परीक्षाएं पड़ी हुई है, हमें निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि बहुत सारा सिलेक्शन लाइव स्टडी इलाहाबाद से होगा। क्योंकि इतने सारे बच्चे इतने दिनों से इतना मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत और योग्यता कहीं जाता नहीं है जिंदगी में, है ना। मेहनत और योग्यता, ये दो चीज जिंदगी में कहीं नहीं जाती है। अगर जो आप योग्य हैं तो आपको मंच मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। आप अगर जो योग्य हैं तो आपको मंच मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और आप मेहनत करना चाहते हैं तो जिंदगी में आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा कि भारत के लिए मजदूरी वस्तु मॉडल किसने प्रतिपादित किया। तो मजदूरी वस्तु मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था वकील एवं ब्रह्मानंद के द्वारा, ठीक है ना। तो प्रोफेसर CN वकील एवं प्रोफेसर PR ब्रह्मानंद, इन लोगों ने वस्तु मजदूरी मॉडल दिया। और वस्तु मजदूरी मॉडल में इन्होंने ये कहा था कि देखिए भैया, जब कोई श्रमिक कोई कार्य कर रहा है ना, तो आप उसे नगद के रूप में मजदूरी ना दीजिए, आप उसे वस्तु के रूप में मजदूरी दीजिए। जैसे अगर जो आपने अगर जो देखा होगा तो बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो बिहार से आते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो चंपारण बिहार में जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है और वहाँ पे चावल होता ही नहीं है। तो वहाँ के मजदूर जब उत्तर प्रदेश में आते हैं या राजस्थान में जाते हैं, चाहे हरियाणा में जाते हैं, तो कहते हैं भैया आप हमें पैसा मत दीजिए, आप हमें चावल दे दीजिए, चावल हमको चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। मतलब कि एक मजदूरी नगदी रूप में नहीं ले रहा है, वो वस्तु के रूप में ले रहा है। तो यही बात किसने कही थी, वकील और ब्रह्मानंद ने कहा था। अगला प्रश्न कि एक निश्चित अवधि में एक देश और शेष विश्व के मध्य हुए लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है। क्यों इतना बात हो रहा है भाई, लाइक और शेयर भी तो कर दिया करो, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्या हुआ भाई, हाँ अगला चलिए कि एक निश्चित अवधि में एक देश और शेष विश्व के मध्य हुए लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2025 का समय है, 2025 का समय है, और ये रहा हमारा देश भारत, ये हमारा देश मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो भारत क्या करता है, चीन के साथ भी लेन देन करता है, भारत क्या करता है, अमेरिका के साथ भी लेन देन करता है, अमेरिका के साथ भी लेन देन करता है, भारत कनाडा के साथ भी लेन देन करता है, भारत इजराइल के साथ भी लेन देन करता है, ठीक है। सभी लगभग सभी देशों के साथ लेन देन करता है। तो एक निश्चित अवधि में किसी एक देश का विश्व के शेष देशों के साथ
लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भुगतान शेष कहा जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो कोई एक देश है, किसी एक वित्तीय वर्ष में वो विश्व के अन्य देशों के साथ जो समस्त लेन देन करता है, इसके व्यवस्थित विवरण को ही भुगतान शेष कहा जाता है। तो कोई एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ किसी एक निश्चित समय में जो समस्त लेन देन करता है, उसी के व्यवस्थित विवरण को ही या उसी के व्यवस्थित रिकॉर्ड को ही भुगतान शेष कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, पारस्परिक मांग का सिद्धांत विकसित किया था। चलिए भाई, ये खूबसूरत सा प्रश्न है कि पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने विकसित किया था। अमूमन मैं इसको आसान प्रश्न समझ करके छोड़ देता हूं, लेकिन आज ला दिया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, अब पारस्परिक मांग सिद्धांत, अब आपको पता है यहाँ क्या क्या याद आनी चाहिए, किसकी किसकी याद आनी चाहिए। यहाँ पे आपको एडम स्मिथ की याद आनी चाहिए, यहाँ पे आपको डेविड रिकार्डो की याद आनी चाहिए, यहाँ पे आपको जेएस मिल की याद आनी चाहिए, यहाँ पे आपको जेबी से की याद आनी चाहिए, चारों अर्थशास्त्रियों की याद आनी चाहिए। अगर जो नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आप कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब कि आप थियरी ठीक से नहीं पढ़ रहे। आपको डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेएस मिल और जेबी से ये चारों अर्थशास्त्री आपके दिमाग में घूमने चाहिए। चलिए भाई बताइए, एडम स्मिथ ने कौन सा सिद्धांत दिया था, रिकार्डो ने कौन दिया था, जेबी से ने क्या बोला था, और मिल का तो ये है भाई। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, जेएस मिल की बात बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जेएस मिल साहब ने ये कहा था कि दो देशों के मध्य व्यापार इस बात पे निर्भर करेगा कि इन देशों में किस प्रकार की वस्तुओं की मांग है। ठीक है, जेएस मिल साहब ने अपने पारस्परिक मांग सिद्धांत में ये कहा था कि दो देशों के मध्य व्यापार इस बात पे निर्भर करेगा कि इन देशों में वस्तुओं की मांग कैसी है, अर्थात उपभोक्ता की रुचि कैसी है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में किस प्रकार की वस्तुओं की मांग है। अरे लैपटॉप सबको चाहिए, मोबाइल फोन सबको चाहिए, बाइक सबको चाहिए, कार सबको चाहिए, फ्रिज सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यही बात कहते हैं पारस्परिक मांग सिद्धांत के अंतर्गत जेएस मिल कि दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो व्यापार इस बात पे डिपेंड करता है कि इन देशों में वस्तुओं की मांग कैसी है, अर्थात उपभोक्ता किन वस्तुओं के प्रति अधिमान है, अर्थात उपभोक्ता की रुचि क्या है। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है। एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। थियरी एक क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक क्रम से ठीक तरीके से समझते हुए इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स से एक ज्यादा कठिन सब्जेक्ट और कोई है भी नहीं। तो अगर ठीक तरीके से एक क्रम से, जैसे आपका सिलेबस है उस क्रम से आप यूनिट वाइज सारी क्लासेस को कर रहे हैं जो मेरे द्वारा आपको करवाया जा रहा है, इसकी लाइव क्लास होती है, बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में मैं पढ़ाता हूँ। बहुत दिनों के बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। कंप्लीट आपको वहाँ पे थियरी भी दी जा रही है, एप्लीकेशन की जो क्लास होती है उसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जाता है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं देता हूं ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, अर्थात कॉन्सेप्ट की क्लास करते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे थियरी पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट से नोट से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सप्ताह में एक दो टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है।
सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। चलिए, सभी बैचेज उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी का अलग अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट के लिए, टेट के लिए और अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा आपको। मतलब इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे किसी भी राज्य के लिए। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ले सकते हैं एडमिशन, या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है, स्वर्ण निर्यात बिंदु किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि टकसाली समता दर प्लस परिवहन लागत के। तो स्वर्ण निर्यात बिंदु अर्थात गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट जो होता है वो टकसाली समता दर और प्लस परिवहन लागत के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या बताता है? यह विदेशी विनिमय दर की उच्चतम सीमा को दर्शाता है। ये क्या बताता है? ये विदेशी विनिमय दर की उच्चतम सीमा को दर्शाता है तथा स्वर्ण आयात बिंदु विदेशी विनिमय दर की न्यूनतम सीमा को बताता है। तो स्वर्ण निर्यात बिंदु क्या बताता है? ये गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट क्या बताता है? पता होना चाहिए। तो स्वर्ण निर्यात बिंदु बताता है विदेशी दर की उच्चतम सीमा को। ये क्या बताता है? विदेशी दर की उच्चतम सीमा। और विदेशी दर की उच्चतम सीमा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टकसाली समता दर प्लस परिवहन लागत। तो स्वर्ण निर्यात बिंदु विदेशी विनिमय दर की उच्चतम सीमा को दर्शाता है और तथा स्वर्ण आयात बिंदु विदेशी विनिमय की न्यूनतम सीमा को दर्शाता है। तो निर्यात उच्चतम और आयात न्यूनतम सीमा को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कि विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, कि विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर जो हम लोग इसमें से बात करें ICICI, ठीक है, ICICI की अगर जो हम लोग बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने ICICI की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1955 में। फिर आपको बताना चाहिए कि सर जी यह दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करती है। यह संस्था क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक ICICI की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो विश्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। अगला, उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। उत्पादन संभावना वक्र का आकार। अब बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा भाई? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। तो किसी भी देश द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों के अनुकूलतम प्रयोग द्वारा, किसी भी देश के द्वारा उत्पादन के साधनों के देखिए, किसी भी देश के द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों के अनुकूलतम प्रयोग द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसी को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं।
ठीक है, अर्थात कोई एक देश है, उस देश के पास जो संसाधन है, उस संसाधन का अनुकूलतम रूप से प्रयोग करके, मतलब मैक्सिमम प्रयोग जब हम लोग कर लेते हैं तभी तो कहते हैं कि हम अनुकूलतम प्रयोग कर लिए, मतलब अधिकतम प्रयोग कर लिए। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, तो किसी देश के द्वारा उस देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर उत्पादन की अनुकूलतम प्रयोग द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये मूल बिंदु के तरफ अवतल होता है। कैसा होता है, ये अवतल होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अवतल होता है, नतोदर होता है, नतोदर मतलब अवतल होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं उनतोदर, उनतोदर कहाँ पे होता है, अवतल कहाँ, उत्तल कहाँ पे होता है, अवतल होता है ना, उनतोदर नहीं होता है, नतोदर होता है। कैसा होता है, नतोदर होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, फीसर के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति है, चलिए कि फीसर के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति। अब फीसर साहब को आपको पता होना चाहिए कि फीसर साहब ने ये 1911 की बात है, और अगर जो आपने फीसर के समीकरण को नहीं पढ़ा है तो आप मुद्रा एवं बैंकिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर जो ठीक तरीके से आपने फीसर के समीकरण को या फीसर की बात को नहीं पढ़ा है तो आप मुद्रा एवं बैंकिंग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1911 में एक पुस्तक लिखी गई थी फीसर के द्वारा, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उसमें फीसर साहब ने समीकरण दिया था, फीसर साहब ने समीकरण दिया था। पूछा जाता है कि फीसर का मूल समीकरण क्या है, तो फीसर का मूल समीकरण जो है वो mv इज इक्वल टू पीटी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो ये बताते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाती है। कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है, और कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो आधा हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि भाई मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत कैसे बढ़ेगा। जैसे आज से 20-25 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना मुद्रा नहीं था, तो हमें 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, धीरे धीरे पैसा सबके पास चला आया। जब सबके पास पैसा आने लगा तो सभी लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाने लगे, और जब सभी लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाने लगे तो भैया मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन क्या उत्पादन अर्थात पूर्ति कोई भी बढ़ा सकता है। एक शिशु जब पैदा होता है तो भी सैकड़ों वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है, नहीं करता है। तो जब मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे, और मांग के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि होगी। तो जब कीमत बढ़ती है तो मुद्रा की वैल्यू गिरती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन में 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते थे आपके, अब 1 रुपए में 1 गोलगप्पे भी नहीं मिलते, अब 10 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते हैं। मतलब जब जब आप छोटे थे तो उस समय क्या होता था, 10 रुपए आपके पास होता था तो आप 40 गोलगप्पे खरीद सकते थे, लेकिन अब 10 रुपए में केवल आप 4 ही गोलगप्पे खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो गोलगप्पे की कीमत में वृद्धि हुई, और जब गोलगप्पे की कीमत में वृद्धि हुई तो मुद्रा की वैल्यू में कमी आ गई। ठीक है, उसके बाद फीसर का संशोधित समीकरण पूछा जाता है। तो फीसर का संशोधित समीकरण है m डैश v डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है कि फीसर का मूल समीकरण क्या है और फीसर का संशोधित समीकरण क्या है। तो मुद्रा की कुल पूर्ति पूछ रहा है तो एम भी इज इक्वल टू एम डैश वी डैश, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विस्फीति या स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं। अब स्टैगफ्लेशन इजी सी बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि रुकना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब कि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से बेरोजगारी आ रही है। तो बेरोजगारी को मंदी भी कहा जा सकता है ना। अर्थव्यवस्था में अगर जो एक तरफ बेरोजगारी बढ़े और दूसरी तरफ मुद्रा प्रसार मतलब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़े, अर्थात मुद्रास्फीति आए, अर्थात महंगाई आए। मुद्रास्फीति को महंगाई बोलते हैं ना, कई बार बताया हूं। तो अगर जो मंदी आती है
अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार साथ साथ दोनों एक साथ आता है तो हम बोलेंगे स्टैगफ्लेशन आ गया। या इसे ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई दोनों एक साथ आ जाए तो भी हम कहेंगे कि स्टैगफ्लेशन आ गया। अगला, पूर्ण रोजगार के स्तर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होगा। खूबसूरत सा प्रश्न। पूर्ण रोजगार का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। पूर्ण रोजगार का मतलब यही होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक संसाधन है, अब जैसे प्राकृतिक संसाधन भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, जैसे लकड़ी है, ये प्रकृति के द्वारा, जंगल प्रकृति के द्वारा ही तो दिया गया है। लोहा, लोहा प्रकृति के द्वारा ही तो दिया गया है। कोयला, कोयला प्रकृति के द्वारा ही तो दिया गया है। अभ्रक प्रकृति के द्वारा ही तो दिया गया है। तो जो अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन है और जो भौतिक संसाधन, भौतिक मतलब जो श्रम हो गया, जो श्रमिक हो गए, तो अगर जो कोई राष्ट्र अपने प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर ले और अपने उत्पादन को अधिकतम कर ले, मतलब अब उत्पादन की मात्रा को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार आ जाता है तो अब अर्थव्यवस्था में उत्पादन को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, और अब उत्पादन को और नहीं बढ़ाया जा सकता, अर्थात पूर्ति और नहीं बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो रहा है। तो अरे भैया, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा तो इजी सी बात है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। लोगों की क्या होगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपनी मांग को बढ़ाएंगे। मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है तो पूर्ति नहीं बढ़ाया जा सकता है, पूर्ति वहीं पे स्थिर होगा। तो जब वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो वस्तु सीमित मात्रा में अर्थव्यवस्था में होगी, तो जाहिर सी बात है जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी और वो वस्तु अर्थव्यवस्था में कम होगी तो वो वस्तु अर्थव्यवस्था में महंगी मिलने लगेगी, अर्थात वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा कि कोविड के समय में जो कीवी फल, जैसा कि आपको पता है कीवी प्लेटलेट्स के लिए जरूरी होता है, तो कीवी फल जो अमूमन मार्केट में 10 रुपए में एक मिलता है, लेकिन कोविड के समय में वो कीवी फल कै रुपए का मिल रहा था, 50-50 रुपए का, 60-60 रुपए का, 70-70 रुपए का एक मिल रहा था। तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमत स्तर में भी वृद्धि आ जाएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को सम्मिलित किया। किसने मानवीय संपत्ति की बात की थी भाई? ठीक है, ठीक है। अब देखिए मानवीय संपत्ति का मतलब क्या होता है, मानवीय पूंजी का मतलब क्या होता है। तो जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा खूब बढ़िया से पढ़ ले, खूब बढ़िया से पढ़ ले, कुछ ऐसा काम करे जिससे वो इनकम अर्जित करे। तो लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं कि बच्चा अगर जो शिक्षित होगा तो भविष्य में चल करके वो अपने आय का अर्जन भी कर लेगा और सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जी भी लेगा। तो ये बात जो कही गई थी वो कही गई थी किसके द्वारा, फ्रीडमैन के द्वारा। फ्रीडमैन ने बोला था मानवीय संपत्ति के विकास की, और मानवीय संपत्ति का विकास तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में, अर्थात लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी, लोगों को अच्छी बिजली मिलेगी, तभी मानव पूंजी का विकास होगा या मानव संपत्ति का विकास होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, धन प्रभाव को कहा जाता है। धन प्रभाव की बात किसने किया था भाई? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो, इतने सारे लोग आप लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इजी सी बात है। ठीक है, तो धन के प्रवाह की बात जो करता है वो कौन करता है, वो पीगू साहब करते हैं। और पीगू साहब अपने धन के प्रवाह के अंतर्गत ये बताते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है ना, जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो वस्तु की कीमत में कमी आने से ब्याज दर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी।
क्योंकि जब वस्तु की कीमत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा, कम पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जब कम पैसा चुकाना होगा तो लोगों के पास कुछ पैसे बच जाएंगे, तो जब बच जाएंगे तो लोग ऋण क्यों लेंगे, जब लोग ऋण नहीं लेंगे तो ब्याज दर कम हो जाएगा। यही बात उन्होंने अपने धन प्रवाह के सिद्धांत में बताया था, और यहीं पे इन्होंने तरलता जाल का खंडन भी किया था इस बात से। ठीक है, आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यय ही विकास आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यय की विकास दर आर्थिक विकास दर से अधिक होती है, ये कौन सा नियम है? अब ये दोस्तों देखिए, अगर जो आपने वैगनर के नियम को पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वहां पे वो देते हैं और कहते हैं कि देखिए सार्वजनिक व्यय की विकास दर आर्थिक विकास दर से क्या होती है, अधिक होती है। और वैगनर साहब ने कौन सा नियम दिया था? राज्य की बढ़ती क्रियाकलाप का नियम दिया था। और उसमें उन्होंने क्या बोला था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि राज्य में जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि के साथ साथ जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो इससे राज्य के क्रियाकलाप में वृद्धि आती है, और मांग व पूर्ति जब सुचारू रूप से आगे बढ़ता है तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कि प्रत्यक्ष कर, जैसे प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि इनकम टैक्स हो गया। अगर जो आपकी नौकरी लगी है, आपकी आय हो रही है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ये प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब कि जैसे आप एक पार्ले जी का बिस्किट खरीद रहे हैं, या आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, थिएटर में आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो वहां पे आप टिकट खरीद रहे हैं, तो टिकट कर खरीद रहे हैं, वहां पे भी टैक्स लग रहा है। तो टिकट क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो गया। ठीक है, अमूमन आप थिएटर वालों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो थिएटर वाला फिर किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। तो प्रत्यक्ष कर मतलब जो डायरेक्ट वसूले जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट नहीं वसूले जाते हैं। चलिए बताइए भाई। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था एंटोनियो वीटी डी मार्को से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, याद रखिएगा। एंटोनियो वीटी डी मार्को ने यह बात कही थी कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है। अगला, ऋण जाल की समस्या उत्पन्न होती है जब। ऋण जाल की समस्या कब उत्पन्न होती है? ऋण जाल होता क्या है बेसिकली भाई? ठीक है, ऋण जाल, ऋण जाल का मतलब क्या होता है? तो एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब विदेशी ऋण घरेलू ऋण से अधिक हो जाए, घरेलू ऋण से अधिक हो जाए, तो इसे यह बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था ऋण जाल में फंस गई है। मतलब मान लीजिए कि आप विदेश से, जैसे अमेरिका से, रूस से, जापान से, चीन से आप खूब ज्यादा ऋण ले रहे हैं, इतना ऋण ले रहे हैं कि जो आप अपने घरेलू अर्थव्यवस्था से जितना ऋण लिए हैं उससे ज्यादा ऋण अगर जो विदेशी अर्थव्यवस्था से ले लेंगे तो कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था ऋण जाल में फंस गई है या डेप्ट ट्रैप में फंस गई है। जैसे मान लीजिए कि विदेश से ऋण आपने 100 रुपये लिया है और अपने अपने देश के अंदर से ऋण आपने 80 रुपये का लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि विदेशी ऋण ज्यादा है, घरेलू ऋण कम है। तो ऐसी स्थिति में देश ऋण जाल के भंवर में फंस चुकी है। तो क्या उत्तर आ रहा है? विदेशी ऋण घरेलू ऋण से अधिक हो जाता है तब। ठीक है, इजी सी बात है। अगला, शेष एक प्रकार का है। शेष क्या है भाई? ठीक है, ठीक है, शेष क्या है? ठीक है, तो शेष कर एक ऐसा कर होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए। शेष क्या होता है? शेष एक प्रकार का ऐसा कर है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए और जिससे जब इस कर के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है उस आय को एक सर्टेन जगह पे ही खर्च किया जाए। जैसे मान लीजिए कि सरकार को
ये देखना है कि भैया हमको शिक्षा का विकास करना है। तो शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने क्या कर दिया कि मान लीजिए सेस लगा दिया, एक प्रकार का ये टैक्स होता है। ध्यान से समझिएगा, अब तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर से बने हुए प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपके पेपर में आगे पूछे जाते हैं। तो सेस का मतलब होता है कि एक प्रकार का ऐसा कर जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव से शहर के बीच में एक नदी है, तो गांव से शहर के बीच में एक नदी है और नदी के ऊपर पुल बनवाना है। तो अब पुल बनवाना है तो वहां पे जो स्थानीय सरकारें हैं वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा देंगी कि स्थानीय लोग क्या दे, कर दे, और उस पैसे का इस्तेमाल पुल बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो सेस एक प्रकार का ऐसा कर है जिससे अर्जित आय को एक विशेष उद्देश्य पर ही खर्च किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि बंजर भूमि को सघन जंगल में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था को ऋण के लिए संपर्क किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न है कि बंजर भूमि को सघन जंगल में, ऐसा भूमि जो बंजर है, जो उपजाऊ नहीं है, अगर जो उसको सघन जंगल में आपको परिवर्तित करना है और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। अगर जो बंजर जमीन है उसको आपको उस पे आपको हरियाली लाना है, उस पे आपको जंगल बसाना है, तो ऐसी स्थिति में पैसा तो लगेगा। तो पैसा आपको कौन सी संस्था देगी बताइए। तो जितने लोग भी आईडीए की बात बोल रहे हैं, आईडीए की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसे और किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना कब होती है? आईडीए की स्थापना कब होती है? ये होती है 24 सितंबर 1960 में। और ये क्या करती है? इसे हम लोग आईडीए को विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, या इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है। ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करती है, और जो ऋण प्रोवाइड करती है उस पे ना के बराबर वो ब्याज दर वसूल करती है, इसीलिए इसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है। अगला भारत में निम्नलिखित में से अवस्थापना में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, ये प्रश्न भले से आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो अवस्थापना में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए भैया, जिससे समाज का सुधार हो, ठीक है, उसे अवस्थापना व्यय कहते हैं। जैसे कि सरकार अगर जो ऊर्जा पे खर्च कर रही है तो लोगों को बिजली अच्छी मिलेगी, सरकार अगर जो यातायात पे खर्च कर रही है तो लोगों को सड़क अच्छा मिलेगा, सरकार अगर जो शिक्षा पे खर्च कर रही है तो लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सरकार अगर जो स्वास्थ्य पे व्यय कर रहा है तो इससे अच्छा लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन बीमा जो होता है ये इंडिविजुअल होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, कब से कब तक चली थी ये योजना? कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। 1 अप्रैल 1956 टू 1 मार्च 1961। किस योजना पे आधारित थी ये? किस मॉडल पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला कि भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करता है। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है भाई? ठीक है, ठीक है, तो समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे काला धन मौजूद है। और काला धन का मतलब क्या होता है?
ऐसा धन जो बिना टैक्स, देखिए समानांतर अर्थव्यवस्था का भारत, देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिए कि भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है काले धन की अवस्था, अर्थव्यवस्था। और काला धन क्या होता है? तो काले धन का मतलब ये होता है कि ऐसा धन जिसके ऊपर टैक्स नहीं सरकार को मिला है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है? चलिए भैया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? और सभी लोग, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये बात है 1999 की, ये बात है 1999 की। 1999 में भारत सरकार द्वारा व्यापक कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया था और उसके जगह पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था, जो जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि 1999 में भारत सरकार द्वारा व्यापक कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया गया और ये किसके द्वारा संचालित होता है? जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार की आय का स्रोत है? अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार की आय का स्रोत है? तो इजी सी बात है भाई, राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो बिक्री कर होता है। बिक्री कर बहुत बार बताया। उसके बाद क्या आता है? मनोरंजन कर, दूसरा मनोरंजन कर। अब बहुत सारे लोग को मनोरंजन कर नहीं पता होगा, तो अगर जो आपने सर्कस देखने आप गए होंगे या आप थिएटर में पिक्चर देखने गए होंगे, मूवी देखने गए होंगे, तो जो टिकट लगता है उस पे भी टैक्स लगता है। तो वो टैक्स किसका उदाहरण है? मनोरंजन कर का। उसके बाद स्टाम्प शुल्क हो गया, ठीक है, ये भी क्या है? ये राज्य सरकार की आय का स्रोत है। भूमि उत्तराधिकारी कर, भू राजस्व कर, ये सब राज्य सरकार की आय का स्रोत है। तो जितने लोग भी भू राजस्व बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, आगे कोई भी प्रश्न है कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचे कि शॉर्टकट में सफलता मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं है। आपको पूरी थियरी पढ़ना पड़ेगा, अर्थात पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा रही है, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको मेरी खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा लिखा हुआ नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। प्रश्न कहाँ से बनेंगे यार? अगर जो आराम से आप 1.5-2 घंटे इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे एक क्रम से पेशेंसफुली फॉलो करते रहे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे? सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सभी बैच उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है,
यूजीसी नेट झारखंड, टीजीटी पीजीटी झारखंड, जेट मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी परीक्षाओं के लिए आपको बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।